Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सो आज है 2 मई, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी के बारे में, बिकॉज अप्रैल मंथ की जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है. एंड द जीएसटी कलेक्शन फॉर द अप्रैल मंथ हैज़ ब्रोक अ न्यू रिकॉर्ड. 2.1 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है अप्रैल मंथ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने. सो ये जो काफ़ी हाई टैक्स कलेक्शन हुई है हमारे पास, इससे पहले जो प्रीवियस हाईएस्ट टैली थी उसके कंपैरिजन में 12.4% की जो ग्रोथ है वो हमारी टैक्स कलेक्शन में देखने के लिए मिली है. एंड दिस रिफ्लेक्ट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन आवर इकोनॉमी एज सेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि जीएसटी कलेक्शन जो राइज हुआ है इसके पीछे रीजंस क्या हैं. बिल्कुल बेसिक से समझेंगे जीएसटी होता क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, रोल क्या है, किस तरीके से जीएसटी फंक्शन करता है, और ये जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है जीएसटी कलेक्शन ने इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसे भी बहुत ध्यान से समझेंगे. इसके अलावा हम एक इशू फॉलो कर रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन, एक प्ली डाली थी जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन अलाउ की जाए. हमने इसे इसी वीक में डिस्कस भी किया था इस इशू को, और हमने देखा था कि इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम केस में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है उसमें कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमारे पास ऑक्शन इज़ द वे जिससे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी हेरफेर के साथ जो एलोकेशन है वो की जानी चाहिए. बिकॉज ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक स्कार्स नेचुरल रिसोर्स है, तो ऑक्शन इज़ द वे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को लेकर एक प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसे लेकर अपडेट ये है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दिस प्ली फॉर एलोकेटिंग द स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बात की गई. हालांकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 दिनों का टाइम है टू अपील दिस इन द कोर्ट, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. एक बहुत बड़ा एविडेंस, एक बहुत बड़ा प्रूफ इसरो को मिला है जिससे कि मून की सरफेस पे, स्पेशली जो पोलर एरियाज़ में मून के जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे वाटर आइस की पॉसिबिलिटी का होना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. इसरो को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल चुके हैं विच हैज़ एनहांस दिस पॉसिबिलिटी कि मून के जो पोलर एरियाज़ हैं, पोलर एरियाज़ में जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे वाटर आइस मौजूद है. तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में, इस प्रूफ से क्या क्या हमारे पास इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इन फ्यूचर, इसे भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लास्टली हम बात करने वाले हैं सीसीटीवीज़ को लेकर. देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहा है कि आप सीसीटीवी या फिर कोई भी उससे जुड़ा हुआ कोई सोल्यूशन, कोई हार्डवेयर ऐसे सप्लायर से ना लें जिनका कोई सिक्योरिटी ब्रीच की हिस्ट्री है या फिर डाटा ब्रीच की हिस्ट्री है. बिकॉज आज के टाइम पे हमारे पास ये जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो सीसीटीवीज़ हैं, इनसे डाटा सिक्योरिटी लिंक होती है, प्राइवेसी ब्रीच होने का खतरा है, हैकिंग, साइबर अटैक, ये सारे जो खतरे हैं वो बढ़ चुके हैं. तो इन रिस्क को देखते हुए जो कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स के जो रूल्स हैं उनको टाइटन अप किया गया है. तो क्या इस कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं बाय द होम मिनिस्ट्री, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का क्या रोल है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो let's start with our first topic, which is about the India's GST collection, which has set a new record when it comes to the month of April. Right. तो सबसे पहले ज़्यादा वैल्यूज़ हमने याद नहीं रखनी, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर देखिए. लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ये आपको जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे
अगर आप अप्रैल 2024 का कलेक्शन देखेंगे सो यू कैन सी कि एक नया रिकॉर्ड सेट किया गया है। इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन हैज़ रोज टू अ न्यू रिकॉर्ड, जहाँ पे 2.1 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है उसे यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास आई है कि जीएसटी कलेक्शन ने 2.1 लाख करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो अप्रैल मंथ में ब्रेक कर दिया है। नाउ इससे पहले जो हाईएस्ट पीक हमारे पास आई थी वो लास्ट ईयर अप्रैल में ही आई थी, क्योंकि तब वहाँ पे 1.87 लाख करोड़ का जो रिकॉर्ड था वो दिया गया था इन द लास्ट मंथ सेम ईयर। लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें तो 12.4% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे दर्ज की गई है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम मंथ वाइज कंपेयर करें तो अप्रैल 2023 के कंपैरिजन में हमारे पास 15.5% हायर कलेक्शन हमें इस बार देखने के लिए मिली है। सो येस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने एक नया रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं तो कुछ बातें, हमारे पास इंडिया के अंदर जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं सो वी हैव अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। कहीं पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, कहीं पे वैट लग रहा है, कहीं पे सर्विस टैक्स लग रहा है। इन सब को रिप्लेस करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो जीएसटी है ये इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे टैक्सेस को हटाकर ये सिंगल टैक्स लाया गया एंड इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2017। 2017 जुलाई के महीने में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, मेन आइडिया यही था कि इंडिया के अंदर प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के उनके अंदर इक्वालिटी लाई जा सके और अलग अलग टैक्सेस की वजह से जो एम्बिग्विटी बनी हुई थी इससे कम किया जाए। इवेंचुअली क्या हुआ, इससे जो बिज़नेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हुई। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है तो इससे कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो यूनिफाई हो जाती है, एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसे सही तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कंट्री के किसी भी हिस्से में अक्रॉस द कंट्री हमारे पास टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो एक ही जैसा रहने वाला है। सो यहाँ पे जीएसटी की अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग स्लैब्स होती हैं जिसे कि जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल का ये काम है कि हमारे पास अलग अलग तरह के जो जीएसटी रेट्स हैं उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारी फूड आइटम्स हैं जो कि एसेंशियल्स हैं, उनको सबसे कम लोअर टैक्स ब्रैकेट में डाला जाए और वहीं जो लग्जरी सर्विसेज हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हायर टैक्स ब्रैकेट के अंडर डाला जाए। तो जैसे कि हमारे पास 5% की टैक्स ब्रैकेट होती है, 12%, 18%, 28%। तो ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स होती हैं जीएसटी के अंदर। जितना एसेंशियल है उतनी कम स्लैब में जाएगा और जितना लग्जरी है उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। एंड देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, अराउंड 7% गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी पे जाती हैं जिनके ऊपर ज़ीरो टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? जीएसटी काउंसिल का तय करना। और जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के अंडर फॉर्म किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 2016 में, जिसे हम कहते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसके बाद जीएसटी इंडिया में लागू किया गया और उसी के तहत जीएसटी की काउंसिल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस काउंसिल का और इस टैक्स का कि जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे रेगुलेट करने के लिए, उसके हर एक स्टेप को डायरेक्ट करने के लिए जीएसटी काउंसिल हमारे पास आती है।
ठीक है। सो जीएसटी काउंसिल में इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये बहुत बार हमारे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको पता हो कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जब भी बात होगी, पहली बात, कोई भी काउंसिल है तो उसका कोई चेयरपर्सन होगा, और जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे दैट वुड बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। रेवेन्यू और फाइनेंस के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सभी स्टेट्स के, सारी स्टेट्स के जो फाइनेंस और टैक्सेशन के मिनिस्टर्स हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये हर 3 महीने में एक बार मिलती है, एंड मेजॉरिटी जो डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय 3 नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर जीएसटी सिस्टम वर्क्स, और हमारे पास अब एक नया रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम केस से जुड़े हुए इशू के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था दिस वीक ओनली कि किस तरह ये केस जो कि 2012 में हमारे पास जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की, ये दोबारा लाइमलाइट में आई है, राइट। एंड वी अंडरस्टैंड दिस कि हमें ये बात पता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस स्पेक्ट्रम की एलोकेशन को लेकर एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, जहाँ पे ये कहा गया कि हमें कुछ केसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू स्पेक्ट्रम अलॉट करने की परमिशन दी जाए। ऑक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के थ्रू भी एलोकेशन करनी दी जानी चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की वजह से कुछ 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस जो थे वो कैंसिल किए थे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पेक्ट्रम है ना, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्कार्स नेचुरल रिसोर्स, और ये इस तरह का जो स्कार्स नेचुरल रिसोर्स है इसकी एलोकेशन हमेशा फेयर और इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दैट फेयर एंड इम्पार्शियल वे ऑफ एलोकेशन इज थ्रू ऑक्शन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्ली डाली कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन अलाउ की जाए। इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट विल हैव द फाइनल से व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग द ऑपरेटर, कि किसको सिलेक्ट किया जा रहा है इसके अंदर गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा, गवर्नमेंट का फाइनल से होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें यहाँ पे क्लियर करते हैं। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात की जा रही है स्पेक्ट्रम की। आप साइंस में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट एयर वेव्स, यू रीड अबाउट स्पेक्ट्रम। आपको ये पता है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंडर देयर आर सम रेडियो फ्रीक्वेंसीज दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन वायरलेसली, ठीक है, जो कि वायरलेसली अपनी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। तो स्पेक्ट्रम को यूज़ किया जाता है फॉर टेलीकम्युनिकेशन। सो आवर गवर्नमेंट मैनेजेस, हमारी गवर्नमेंट इस तरह की जो एयरवेव्स हैं, जो स्पेक्ट्रम्स हैं, उनको एलोकेट करती है टू द कंपनीज जो इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट दे ऑलवेज ऑक्शन अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम विद इन अ स्पेसिफिक बैंड, जो कि ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। ठीक है जी, एंड यहाँ पे हमारे पास इसी ऑक्शन को लेकर कि ओके गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अपडेट आया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 दिनों का टाइम है टू रीअपील इट इन द कोर्ट, लेकिन एज ऑफ नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसरो की एक बहुत बड़ी फाइंडिंग, एक एविडेंस हमारे पास आया है। अ स्टडी वाज डन बाय द इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, जिसमें मून के जो पोलर एरियाज के अंदर जो क्रेटर्स हैं, आप ये देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। इनको स्टडी किया गया और देखा गया कि इन क्रेटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वाटर आइस प्रेजेंट हो। ये जो स्टडी है ये इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने की अलॉन्ग विद IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एंड IIT धनबाद।
इन्होंने मिलकर ये स्टडी यहाँ पे कंडक्ट की। अब हुआ क्या, इस स्टडी के अंदर ये सजेस्ट किया गया कि जो सब सरफेस आइस का अमाउंट मिल रहा है इन द कपल ऑफ मीटर्स इन क्रेटर्स के अंदर, इट इज़ लार्जर देन द surface of the both poles. The amount of subsurface ice in the first couple of meters is about 5 to 8 times larger than one on the surface in both poles. दोनों ही poles की surface के ऊपर इतनी हमारे पास subsurface ice नहीं मिल रही जितनी कि इन craters के कुछ ही meters के अंदर मिल रही है। तो ये दिखा रहा है कि जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे वाटर आइस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स की सरफेस पे इतनी वाटर आइस नहीं है जितनी कि इनके क्रेटर्स में है। ये बात रिवील की है इसरो ने। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर हम ड्रिलिंग की बात करें कि सैम्पल्स को ड्रिल किया जाए या फिर आइस को एक्सकवेट किया जाए, ये फ्यूचर मिशंस का जो एक कह लीजिए हमें एक मिशन मिल जाएगा इन फ्यूचर कि हमें इस तरीके से यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है। एंड ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। इस स्टडी में ये भी सजेस्ट किया गया है कि अगर हम कंपेयर करें कि मून का जो नदर्न पोलर एरिया है और सदर्न पोलर रीजन है वहाँ पे कितनी वाटर आइस है, तो अकॉर्डिंग टू इसरो नदर्न पोलर रीजन जो मून का है वहाँ पे ट्वाइस ज़्यादा आइस है एज़ कंपेयर टू दी सदर्न पोलर रीजन। ठीक है जी, ये स्टडी भी यहाँ पे इसरो ने की है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस हाइपोथेसिस को भी कंफर्म करता है कि जब भी ये बात आती है ना कि कहाँ से आई वाटर आइस, तो ऐसे केस में हमारे पास ये हाइपोथेसिस है कि वॉल्केनिज्म के टाइम पे जो आउट गैसिंग होती है उस आउट गैसिंग की वजह से मून के पोलर एरियाज़ के अंदर जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे एक सब सरफेस वाटर आइस की फॉर्मेशन हुई ड्यूरिंग द एम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, एंड इसीलिए वी कैन कंक्लूड दिस कि जब भी हम वाटर आइस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इट वुड बी गवर्न्ड बाय दी वॉल्केनिज्म, और इसका परफेक्टली जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे क्रेटर्स के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। सो नाउ एक्यूरेट नॉलेज हमें हो कि कहाँ पे कितनी वाटर आइस डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड यू नो इस इन्वेस्टिगेशन से, इस रिपोर्ट से फर्दर स्टडीज़ को भी एक बूस्ट मिलने वाला है, जिससे कि जो अनसर्टेनिटी है हम कि कहाँ पे हम हमारे लैंडिंग साइट को चूज़ करें उसे लेकर भी हमें क्लैरिटी मिलने वाली है। सो ऑफ कोर्स द स्टडी इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द फ्यूचर इन सिटू मिशंस, कि जहाँ पे भी हमें मून को जब एक्सप्लोर करना है तो हमें एक बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है इन जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे क्रेटर्स की पॉसिबिलिटी, क्रेटर्स के अंदर आइस की जो पॉसिबिलिटी है, वाटर आइस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये इसरो ने यहाँ पे रिवील किया है। लास्टली हमारे पास बेसिक एक आइडिया है जिसको हम सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। हम जब भी हमारी क्लासेस में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इन टुडेज टाइम हम देख रहे हैं कि जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है जो कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के इशू में हमारे पास कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं। कहीं पे अगर कोई सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है तो देखिए वहाँ से उसकी डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइवेसी ब्रीच ना हो पाए सीसीटीवी के थ्रू, ये एक बड़ा चैलेंज है। हैकिंग ना हो सके, साइबर अटैक ना हो सके। सो ऑल ऑफ दीज आर चैलेंजेस जो कि हमें ये सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू हमारे पास आते हैं। तो इसी को देखते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा है कि किसी से भी आप सीसीटीवी ऐसे प्रोक्योर मत कर लीजिए, इन्हें फॉलो कीजिए। आप कोई भी ऐसा सप्लायर जिसकी कोई हिस्ट्री हो सिक्योरिटी ब्रीच की, डाटा ब्रीच की, तो उनसे आप किसी भी तरह का हार्डवेयर, किसी भी तरह की सप्लाई, सीसीटीवीज़ वगैरह ना लगवाएं। तो ये एक मेमोरेंडम आया है, कुछ गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इशू की थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर ये कंसर्न रेज किया गया था कि जो सीसीटीवीज़ हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो डिवाइसेस हैं,
उनको हमें अच्छे से एक इकोसिस्टम बनाना होगा कि वहाँ पे इन सर्वेलेंस के थ्रू किसी भी तरह की ब्रीचिंग जो है वो ना हो सके। तो इस चीज़ को अब हमारे गवर्नमेंट भी यहाँ पे सीरियसली ले रही है टू इंश्योर दैट कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द कैमराज वो सब सेफ रहे। तो इसे लेकर एक और चीज़ कही गई है कि जो सीसीटीवी का जो कंट्रोल रूम है उसका फिजिकल एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे इंक्रिप्टेड रखा जा सके, उसे ब्रीच ना किया जा सके। तो इसे लेकर एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारी साइबर सिक्योरिटी से ये टॉपिक रिलेट करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।